नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत आपका इंडियन पॉलिटी के एक और लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे आज आर्टिकल, शेड्यूल और प्रीएम्बल के क्वेश्चंस। हम कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर में हमारे कम से कम 20 पेज हो जाएं, ताकि उसके बाद हम जल्दी जल्दी 20 क्लास में इस सीरीज़ को ख़त्म कर सकें। ताकि बिना किसी विलम्ब के साथ शुरुआत की जाए। ये सीरीज़ में आप कोई भी लेक्चर कहीं से भी उठा के देख सकते हैं, स्टार्टिंग से देखने की आवश्यकता है नहीं। 1 महीना बचा है पेपर को, तो आइए बिना किसी विलम्ब के साथ शुरुआत की जाए। जैसे याद क्वेश्चन देख के हो जाता है, वैसे आप और किसी तरीके से बुक में से पढ़ने से भी नहीं होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं। जब ओरिजिनल आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे और 22 पार्ट थे। पर अभी ये चेंज हो गया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है कि ना सेमी रिजिड है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, ना ये ज़्यादा रिजिड है और ना ज़्यादा फ्लेक्सिबल। ये सेमी रिजिड है, तो इसमें अमेंडमेंट 3 तरीके से करी जा सकती है। जब हम अमेंडमेंट को पढ़ेंगे कि कैसे कैसे करी जा सकती है, तब उसको देख लेंगे। तो अभी अमेंडमेंट के बाद फिलहाल क्या सिचुएशन है, 470 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और पार्ट्स तो 22 हैं ही। तो मोर देन 400 आर्टिकल्स इसका आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन क्या है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें क्या पूछा गया है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल थे। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल थे ये पूछा गया है। तो 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। आपके याद रख लेना आप। ओरिजिनली, ये मैं आपको बता दूं, मैं पहले ही बताता आया हूं कि पॉलिटी तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऑलमोस्ट आपके 40 से 50% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत कम है पॉलिटी का। तो आर्टिकल कितने हैं, 395। ये देख लेना आप कि कितने क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। आर्टिकल और शेड्यूल इसमें पूछा गया है कितने कितने हैं। तो फिलहाल तो 470 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं आपके। तो कोई भी इसमें ऑप्शन ठीक नहीं होगा इसमें। अगर ये पूछता कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें भी 395 और 8 शेड्यूल थे, तो वो ऑप्शन भी इसमें कहीं नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें ये नहीं पूछा गया कि ओरिजिनल में या किस में, पर 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे ओरिजिनल में। अभी 470 हो गए। ये क्वेश्चन भी वैसे गलत है, इसमें भी कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। How many states and union territories were established by 1965-56 State Recognition Restructuring Act? सबसे पहले जब इंडिया का गठन हुआ था, तब ए, बी और सी करके 3 पार्ट थे। उसके बाद ये ए बी सी चेंज हो गए थे और रिस्ट्रक्चर हुआ था 1956 में, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हुए थे। ये आप लक्ष्मीकांत में पढ़ लेना, हम उसको पढ़ने नहीं बैठे हैं। क्योंकि पोटी सीतारामय्यू की मौत के बाद आंध्र प्रदेश सबसे पहला स्टेट बना था लिंग्विस्टिक बेस पे। तो स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट में आपके 14 स्टेट बने थे और 6 यूनियन टेरिटरी आपकी बनी थी। ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो रिपीट इसके होने की संभावना ज़्यादा है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ शेड्यूल कितने हैं, 12। ये क्वेश्चन कम से कम 5वीं या 6ठी बार रिपीट हुआ है आपका। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट है आपका। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 20 पार्ट, ये गलत है, 22 पार्ट हैं। 390 आर्टिकल है, नहीं ये भी गलत है। ओरिजिनल में 395 थे, तो 1 और 2 गलत है, तो 1 और 2 गलत, 1 2 गलत, 2 गलत, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। हमें अगर थर्ड ऑप्शन पता नहीं है तो भी हम क्वेश्चन को कर लेते। तो 9th, 10th, 11th एंड 12th वर एडिड टू कॉन्स्टिट्यूशन बाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। हाँ, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने बताया था कितने पार्ट थे, 8 पार्ट थे। The Parliament of India can place a particular law in 9th schedule of Constitution of India. The validity of such law in 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. अगर ये क्वेश्चन 1973 के जजमेंट से पहले आया हुआ था तो ये ठीक हो जाता, सेकंड भी ऑप्शन भी ठीक हो जाता। पर 1973 में आपका क्या आया था, केशवानंद भारती की जजमेंट आई थी। उसमें क्या बोला था कि जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जुडिशियल रिव्यू को आप किसी में
चेंज मतलब हटा नहीं सकते। तो 9th शेड्यूल के जो आर्टिकल हैं वो केशवानंद भारती की उसके बाद जुडिशियल रिव्यू में हो सकता है। तो दो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर दो गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। दो ऑप्शन आपके गलत हैं। तो पार्लियामेंट 9th शेड्यूल में किसी भी लॉ को रख सकती है। हाँ, ये बात अभी भी ठीक है कि पार्लियामेंट किसी में भी रख सकती है, पर जुडिशरी उसको हटा भी सकती है, उसको रिव्यू भी कर सकती है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट में डिवाइड करा गया है? 22 पार्ट में। ये क्वेश्चन भी रिपीट है। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप? सिटीजनशिप के प्रोविजन किस पार्ट में है? ये पार्ट नंबर 2 में है। पार्ट नंबर 2 और आर्टिकल कौन से हैं? आर्टिकल 5 to 11। पार्ट वन में क्या है? पार्ट 1 में आपके 1 से लेके 4 आर्टिकल में आपका वो दिया गया है कि स्टेट के नाम वो कैसे उसको चेंज करें, न्यू एडिशन ऑफ न्यू स्टेट और चेंज ऑफ बाउंड्री ऑफ स्टेट वाले दिया गया है। पार्ट 3 में आपके फंडामेंटल राइट हैं और पार्ट 4 में डीपीएसपी और 4A में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? ये आप बिल्कुल ध्यान से देखा करिए कि क्या पूछा गया है। नोट पूछा गया है तो सिटीजनशिप पार्ट 2 में है, ये करेक्ट है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है, ये भी करेक्ट है। अभी मैंने बताया तो ये क्वेश्चन आप कर लेते तो ये आपका ठीक हो जाता, क्योंकि यहाँ से ये रिपीट हुआ है 2004 से 2010 में। फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में है तो ये आपका गलत है, और स्टेट पार्ट 6 में है, ये आपका ठीक है। ऐसे ही मैच करना है आर्टिकल को। जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट आर्टिकल 1 से लेके 4 में स्टेट वाला दिया गया है आपका। तो फॉर्मेशन ऑफ जो न्यू स्टेट है वो आपका आर्टिकल 3 है। सिटीजनशिप आपका पार्ट 2 में दिया गया है। ये क्वेश्चन भी 2015 में आया है और 2010 और 2004 में मैंने ऑलरेडी दिखाया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बी का तो 1 होगा। बी का 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। अगर आपको बाकी ऑप्शन पता नहीं होते तो भी आप ठीक कर देते। कैसे? अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए हैं। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए, एक बार या 2 बार स्टैंडर्ड बुक पढ़ ली, तो आपको और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन आप ठीक कर दोगे। अगर आपको सिटीजनशिप वाला पता होता तो आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं थी। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट आर्टिकल 3 में है। ये आपको 1 से 4 पार्ट 1 में उसमें क्या दिया गया है आपका? उसमें दिया गया है आपका फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, चेंज ऑफ बाउंड्री ऑफ न्यू स्टेट, ये वाले आर्टिकल दिए गए। फंडामेंटल राइट आपके पार्ट 3 में है, ये भी हमने ऑलरेडी अभी देखा ही है। तो सी का 4 भी एक ही ऑप्शन है। ये भी प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है। सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्स, ये आपका आर्टिकल 323A में दिया गया है। ये भी आप, अगर इसके बाद कभी भी ये आए कि सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब, होपफुली आप ये इसको गलत नहीं करोगे, क्योंकि एक बार आप पल्लू के बात बांध लो कि एक बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया, उसके बाद आपको वो गलत नहीं होना है। ये आप कसम खा लो कि एक बार क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में, वो आगे आएगा तो मेरा कभी भी गलत नहीं होगा। सिटीजनशिप का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 2, ये है ठीक, ये भी रिपीटेड है। यूनियन टेरिटरी, ये रिपीटेड, इनमें से तीनों में से अभी तक कोई भी रिपीटेड नहीं है। 2016 क्वेश्चन है, तो ये आगे रिपीट होंगे, देख लेना। यूनियन टेरिटरी पार्ट किस में है? पार्ट यूनियन टेरिटरी 8 में है। 6 में स्टेट, 7 आपका जो आर्टिकल है वो अबोलिश कर दिया गया था। 5 सेंटर, 6 स्टेट, 7 आपका आर्टिकल शेड्यूल है नहीं अभी, और 8 में आपका क्या है? यूनियन टेरिटरी है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत। 7 अभी जो शेड्यूल आपका वो हट गया है, अभी है ही नहीं। म्यूनसिपैलिटी 9A और इलेक्शन आपका 15 में, तो अब होपफुली ये आपके गलत होंगे नहीं। ये म्यूनसिपैलिटी वाला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 9A, ये भी आप गांठ बांध लो। 5, 6, 7, 15 तक तो आप, तो मैं बता रहा हूँ शेड्यूल 15 तक क्या 22 के 22 कर लोगे तो ये अच्छा रहेगा, पर अगर 15 तक तो कंपलसरी आप कर लो, ताकि ऑप्शन तो एलिमिनेट करने लायक आप हो जाओ। तो म्यूनसिपैलिटी आपके 9A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ बार बार। इलेक्शन आपके 15 में है।
कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायत। पंचायत किस में दिया गया है? पंचायत का 9 आर्टिकल 9 में दिया गया था 73 अमेंडमेंट एक्ट के बाद। 74 में आपका म्यूनसिपैलिटी, और म्यूनसिपैलिटी का आर्टिकल क्या था अभी हमने देखा है, शेड्यूल 9A है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका 9B है। विच पार्ट ऑफ एंड चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट? पार्ट 11 का चैप्टर 1। पार्ट 11 का चैप्टर 1। ये चैप्टर वाला थोड़ा मुश्किल हो जाता अगर आप 2012 में ही पेपर दे रहे होते, तो ये हार्ड क्वेश्चंस में से है। अगर ये आपका गलत भी होता तो घबराइए मत, ये ऑलमोस्ट 90% लोगों का गलत होता। पर अभी आपने ये क्वेश्चन दोबारा आया और गलत कर दिया तो फिर आपका गलती है ये। तो लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, पार्ट 11 और चैप्टर 1 याद रख लेना। अब आप लेजिस्लेटिव रिलेशन, मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो उस टाइम पे नहीं आया हुआ होगा। लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, पार्ट तो आपको पता होंगे पर जो चैप्टर है वो बताना थोड़ा मुश्किल है। तो लेजिस्लेटिव रिलेशन पार्ट 11 के चैप्टर 1 में है, आप याद रख लेना। विच ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ नेम ऑफ स्टेट एंड स्पेसिफाई देयर टेरिटरी? नेम ऑफ स्टेट, उनका नाम चेंज करना, वो किस में है? आर्टिकल 1 से लेकर 4 में, पहले ही शेड्यूल में। आप लक्ष्मीकांत को जैसे पढ़ोगे तो लक्ष्मीकांत के आप चैप्टर याद कर लेना, चैप्टर के हिसाब से ही शेड्यूल है, शेड्यूल के हिसाब से आपके चैप्टर दिए गए हैं। तो आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो उसमें देख लेना। फर्स्ट शेड्यूल लिस्ट, सेकंड शेड्यूल हमने देख लिया था। इसकी एक ट्रिक भी है, मैं ट्रिक आपको बता दूंगा बाद में एक अलग लेक्चर में, इसमें सिर्फ हम देख लेते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में लिस्ट दी गई है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की। सेकंड शेड्यूल में आपका क्या दिया गया है? सॉरी ये शेड्यूल थे, पार्ट नहीं थे, माय बैड। दिस लिस्ट सैलरी, इसमें सैलरी दी गई है। थर्ड शेड्यूल में ओथ होगा, और फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा की सीट की एलोकेशन होगी। पहला तो सबको ही पता होता है कि जो आर्टिकल है, आर्टिकल से हम याद कर लेते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या होगा। सेकंड शेड्यूल में और थर्ड शेड्यूल में कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि ओथ किस में है और सैलरी किस में है। तो आप याद कर लेना, इसकी क्या ट्रिक है मैं बता भी देता हूँ कि पहले कोई भी इंसान की फितरत ऐसी है कि पहले लेगा सैलरी, उसके बाद ओथ लेगा। सैलरी अगर पहले नहीं दोगे तो वो ओथ भी नहीं लेगा। तो याद कर लेना इंसान की फितरत कैसी है, पहले सैलरी लेगा फिर ओथ देगा। और टू सेकंड को हिंदी में क्या कहेंगे? दो। तो वो क्या कहेगा? सैलरी दो, सैलरी दो, मेरे को क्या करो? सैलरी दो। तो 2 शेड्यूल की क्या होगा, उसमें सैलरी की लिस्ट होगी आपकी। ठीक है, याद कर लेना इससे आप। थर्ड, ये क्वेश्चन है फिर शेड्यूल का कि थर्ड शेड्यूल में क्या है। सेकंड शेड्यूल में सैलरी है, तो थर्ड शेड्यूल में क्या होगा? अभी हमने ऊपर देखा है ओथ, ओथ होगी। तो ओथ किस किस की होती है इसमें? मिनिस्टर्स यूनियन के, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसकी भी ओथ होती है इसमें, और प्रेसिडेंट की ओथ इसमें नहीं होती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ओथ भी इसमें होती है। तो इसमें किसकी ओथ नहीं होती है, याद कर लेना आप। इसमें जो सेकंड शेड्यूल में, उसमें प्रेसिडेंट की ओथ आपकी नहीं होती है। और प्रेसिडेंट की नहीं होती है तो और किसकी नहीं होगी? जहाँ जहाँ पर प्रेसिडेंट आएगा वहाँ वहाँ पर आपका गवर्नर भी आएगा। तो प्रेसिडेंट की ओथ नहीं होगी तो गवर्नर की ओथ भी इसमें नहीं होगी। किस किस की होती है वो एक बार देख लेते हैं यहाँ से हम। यूनियन के मिनिस्टर की, पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, जजेस की, ऑडिटर कैग की, स्टेट मिनिस्टर्स की, लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट्स, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जहाँ आया वहाँ हाई कोर्ट भी आएगा। प्रेसिडेंट की नहीं आती इसमें, प्रेसिडेंट की आर्टिकल 60 में दी गई है। फोर्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद अलोकेशन ऑफ सीट ऑफ अलोकेशन ऑफ सीट फॉर काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट या फिर राज्यसभा में सीट का जो अलोकेशन है वो किस में दिया गया है? वो आपका फोर्थ शेड्यूल में दिया गया है। और ये जो राज्यसभा की सीट का एलोकेशन है ये कौन से देश से लिया गया था? पिछली क्लास में हमने याद किया था, ये आपका आयरलैंड से लिया गया था। इफ ए न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, विच वन ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड? जो नया स्टेट बनाना है, नाम चेंज करना है, उसकी बाउंड्री चेंज करनी है, तो कौन से शेड्यूल में होगा? फर्स्ट शेड्यूल में, क्योंकि जो स्टेट की बाउंड्री वगैरह है वो किस में दी गई है? नाम उनके वो फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं। शेड्यूल के क्वेश्चन आए फिर से। फोर्थ शेड्यूल हमने वो अभी देखा है। फोर्थ शेड्यूल में क्या था?
काउंसिल ऑफ स्टेट या फिर राज्यसभा की सीट का अलोकेशन था। तो ए का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ए का 3 सॉरी, ए का 3, 4 का 3 काउंसिल ऑफ स्टेट, तो 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ठीक। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे होते तो ये आपका ऑप्शन ठीक हो जाता। ऐसे ही और भी शेड्यूल देख लेते हैं हम। 8th शेड्यूल में लैंग्वेज दी गई है। 9th शेड्यूल में आपका 9th शेड्यूल में आपका लैंड रिफॉर्म्स, जो आपकी 51 अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये 9th शेड्यूल लेके आया गया था। अभी हमने पढ़ा भी था थोड़ा ऊपर। 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में लैंड रिफॉर्म में इसमें डाले गए थे। 1973 जब बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आया था केशवानंद भारती केस में, उसके बाद से जितने भी इसमें आर्टिकल डलेंगे वो उसमें जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। उससे पहले वाले जितने एक्ट डल चुके हैं इसमें, वो उसमें हम जुडिशियल रिव्यू नहीं करवा सकते। अंडर विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टी फॉर माइनिंग डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। जो ये ट्राइबल प्रॉपर्टी है ये 5th एंड 6th शेड्यूल में दिए गए हैं। 5th शेड्यूल में आपका 80 mm को छोड़ के बाकी सारे ट्राइब के हैं, और 6th शेड्यूल है उसमें 80 mm असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय ये हैं आपके। तो अगर इसमें 6th होता तो कन्फ्यूजन हो जाता, पर इसमें 6th है ही नहीं, तो इसके लिए इसका ऑप्शन 5th हो जाएगा। 7th शेड्यूल में लिस्ट दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप कुछ ऐसा याद कर लो, अगर ज़्यादा सारे आपसे याद ना हो, पहली बार आप पढ़ रहे हैं, पहली बार पेपर दे रहे हैं, तो मेन आप याद कर जाना जो एग्ज़ाम में आए हैं, उससे आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो 7th शेड्यूल में आपका लैंग्वेज है ए का 1 सिर्फ 2 ही ऑप्शन में है, तो ना तो आपका बी हो सकता है ना आपका डी हो सकता है। और ए का 3 सॉरी ए का 1 होना चाहिए, सॉरी इसमें लिस्ट है, तो ए का 3 होगा आपका, ए का 3 होगा। 8th शेड्यूल आपकी लैंग्वेज है, तो बी का होगा 1। ये दोनों तो आपके एक ही ऑप्शन में हैं, तो आपका एलिमिनेट यहाँ से नहीं हो पाया। इसके लिए आपको 9th शेड्यूल का पता होना चाहिए। 9th शेड्यूल हमने देख लिया है कि ऑलरेडी आ चुका है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। 9th शेड्यूल में क्या था? 9th शेड्यूल में आपका वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स, जो जुडिशियल 9 मैंने अभी बताया था कि फर्स्ट जो अमेंडमेंट एक्ट था 1951 में, उसमें इसको लेके आया गया था और 1973 के बाद ये इसमें जुडिशियल रिव्यू करवा सकते हैं। तो 9th शेड्यूल होगा सी का 4 आपका ऑप्शन सी में है, और बी का 1, सी का 4। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 2016 वाला क्वेश्चन भी आपका ठीक हो गया है। तो फुली आपको इंपॉर्टेंस पता लग रही होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। और 10th शेड्यूल को भी देख ही लेते हैं। 10th शेड्यूल जो एंटी डिफेक्शन लॉ है आपका, कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में मंत्री चले जाते हैं तो उससे उनकी जो सदस्यता है वो रद्द हो जाती है, वो 10th शेड्यूल में है। 7th शेड्यूल मैंने बता दिया, लिस्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 8th शेड्यूल भी ऑलरेडी आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। 8th शेड्यूल में क्या थी आपकी? लैंग्वेजेस। 9th शेड्यूल, ये तो सेम ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था 2016 वाले एग्जाम में, उसमें जो री एग्जाम हुआ था उसमें सेम क्वेश्चन इन्होंने रिपीट कर रखा है। करेक्टली मैच नहीं है वो पूछा गया है। तो जो ये लिस्ट वाले हैं ये सारे तो याद करने बहुत ही मुश्किल हैं, एक्टिव काम है ये। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए क्या तरीका है इसका, जो जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं ऑलरेडी, उनको आप एक रजिस्टर लो, एक कॉपी का पेज लो और उसमें लिख लो कि कौन सा किस में है, और वो आप बिल्कुल रट्टा मार जाओ। मैं कह रहा हूँ आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। तो पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन करेक्टली मैच नहीं है पूछा गया है, तो पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन ये आपका किस में होगा? स्टेट लिस्ट में। आप इसको कॉमन सेंस लगा के भी आप ठीक कर सकते हो कि जो पब्लिक हेल्थ है, सैनिटेशन है, वो कौन देखता है? वो आपका स्टेट ही देखता है। जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगी स्टेट्स की, वो देखती हैं, तो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन किस में होगा? स्टेट में। सेंसस है, सेंसस ऑल इंडिया लेवल पर होती है। अगर हर स्टेट अपनी अलग अलग सेंसस करने लग गया तो क्या वो जम पाएगा? क्या वो डाटा इकट्ठा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो सेंसस यूनियन लिस्ट में ही आएगा, यूनियन का ही काम है वो। तो बी भी ठीक होगा। अगर कॉमन सेंस भी लगाओगे तो भी आपका ठीक हो जाएगा। बाकी आपको रटना है तो मैंने आपको बता दिया, पेज पे ये लिख लो और ये इनका रट्टा मार लो, ये आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। अलोकेशन ऑफ सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट,
अलोकेशन ऑफ सीट्स अलोकेशन ऑफ सीट किस में था, ये आपका ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, 3 बार आ चुका है ऑलरेडी, ये रिपीट क्वेश्चन हो चुका है, पीछे जाके आप देख भी सकते हैं। तो ये कौन सा शेड्यूल है, ये 4th शेड्यूल है। सेकंड शेड्यूल क्या था, सेकंड शेड्यूल आपका 2, क्या 2, सैलरी मेरे को 2 सैलरी 2। एंटी डिफेक्शन लो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, 10th शेड्यूल में है ये 2019 का क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर से सोल्व हो रहा है आपका। प्रीवियस ईयर से सोल्व कैसे हो रहा है, ये 1, 2 और 3 आपको ऑप्शन पता है या नहीं पता, पर ये तो हमें पता है एलोकेशन ऑफ सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट कौन से शेड्यूल में आता है, ये आता है आपका 4th शेड्यूल में। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो ये ऑप्शन होना चाहिए था, ठीक, वो हमें पता है या अभी नहीं भी पता। कौन सी लैंग्वेज 8th शेड्यूल में नहीं है, कौन सी लैंग्वेज, इंग्लिश आपकी 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं है, और टोटल में 22 लैंग्वेज इंक्लूडेड है जिसमें से इंग्लिश नहीं है, आप ये याद कर लेना। कोयलो केस इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कोलेहो केस था, आर कोलेहो केस, वो किस शेड्यूल के अकॉर्डिंग था, किस शेड्यूल के रिगार्डिंग था, वो आपका 9th शेड्यूल के रिगार्डिंग था। 9th शेड्यूल कौन सा है, 9th शेड्यूल जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में, जिसमें लैंड रिफॉर्म के लिए कुछ आर्टिकल उसमें प्लेस करने के बाद उनमें जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है, वो उसमें 9th शेड्यूल में थे, आप ये याद कर लेना। इसको हम जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मैं अच्छे से आपको पॉलिटी करवा दूंगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ना ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी मैंने ऑलरेडी करवा दी है, आप देख सकते हैं वीडियो। टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन स्टेट लैंड रिफॉर्म लॉ हैव बीन इंक्लूडेड इन 9th शेड्यूल, जो 9th शेड्यूल में कौन से लॉ प्लेस किए गए थे, जब उस टाइम पे आपको पता है कि जब कुछ जमींदारों के पास बहुत सारी ज़मीन इकट्ठा थी, तो उनको आवंटित करने के लिए लैंड रिफॉर्म लॉ लाए गए थे कि एक लैंड सीलिंग लगाई गई थी, तो उसके कारण कुछ लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए, ताकि कोई उसको कोर्ट में ले जाके गलत सिद्ध ना करवा दे, तो इसलिए कुछ लोगों को 9th शेड्यूल में रखा गया था। द 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ, मैंने बताया 3 बार, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये लक्ष्मीकांत में भी दिया गया है कि 1951 में लाया गया था। 1951 में प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। किसका क्वेश्चन है ये, बेसिक क्वेश्चन है ये, 2019 का यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। लिस्ट में एंट्री कौन कौन से कितनी एंट्री हैं ये मैच करनी है, ये फिलहाल 2016 क्वेश्चन है, पर अभी ये एंट्री चेंज हो चुकी हैं, तो करंटली आप देख लो, यूनियन लिस्ट में 98 एंट्री हैं, स्टेट लिस्ट में 59 और कंकरेंट लिस्ट में 52। तो जो सबसे कम एंट्री है वो किस में है, वो आपकी कंकरेंट लिस्ट में है, सबसे ज़्यादा एंट्री आपकी यूनियन लिस्ट में है, तो इससे आप देख लो ये मैच करना ही है, आगे भी आ सकता है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इज ए सब्जेक्ट ऑफ, इकोनॉमिक प्लानिंग वो किसका सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक प्लानिंग है वो, आप ये याद ही करना पड़ेगा इसको, हम मेरे ख्याल से कॉमन सेंस से नहीं ठीक होगा, आप इसको याद कर लो कि कंकरेंट लिस्ट में है ये, और बाद में अभी याद कर लोगे तो कॉमन सेंस भी लग जाएगी कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है वो स्टेट भी कर सकता है और आपका सेंटर भी कर सकता है इकोनॉमिक प्लानिंग को। तो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो किस में, कौन सी लिस्ट में होगी, वो आपकी कंकरेंट लिस्ट में होगी। ये क्वेश्चन आता 2002 में उत्तराखंड पीसीएस में, और फिर यूपीए एलडीए में ये 2006 में सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया। देखो इकोनॉमिक प्लानिंग कौन सी लिस्ट में है आपकी, कंकरेंट लिस्ट में। मैं बता रहा हूँ पॉलिटी तो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, आपका 60% क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। 22 से लेके 25 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के। प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी टू एनिमल्स लिस्टेड इन विच ऑफ फॉलोइंग, ये भी आपका कंकरेंट लिस्ट में है। आप याद कर लो कि क्रूरलिटी ऑफ एनिमल्स को प्रिवेंट करने के लिए कंकरेंट लिस्ट में है, क्योंकि इसको स्टेट भी कर सकता है, और जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है वो स्टेट लेवल पर भी होते हैं और सेंट्रल लेवल पर भी, इससे आप याद कर सकते हैं। ये बीपीएससी में 2020 में क्वेश्चन आया, तो ये रिपीट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है इसकी, आप इसको याद कर लेना। विच ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट का कौन सा सब्जेक्ट है, क्रिमिनल मैटर्स हैं, जो क्रिमिनल मैटर्स हैं वो आपके कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। इसको याद करने का क्या तरीका है, आप इसको याद ऐसे कर सकते हैं, जो क्रिमिनल मैटर है उनको हाई कोर्ट भी डील कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी, तो इसलिए स्टेट भी डील कर सकता है और आपका सेंटर भी। ये सिर्फ मैं याद करने के लिए कंपेयर बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट को सेंटर है,
चलाता है और हाई कोर्ट को स्टेट नहीं, ये इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। पर आप इसको याद कैसे करोगे क्रिमिनल मैटर को कि कंकरेंट लिस्ट में है कि हाई कोर्ट भी डील करता है और सुप्रीम कोर्ट भी डील करता है, तो ये कंकरेंट लिस्ट में होगा। पुलिस आपका स्टेट लिस्ट में है। आपने देखा होगा कि पुलिस वालों की जो यूनिफॉर्म है उस पर स्टेट का नाम लिखा होता है, ना कि सेंटर का। उसमें क्या लिखा होता है, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, राजस्थान पुलिस। तो स्टेट लिस्ट में होगा क्या, पुलिस। कंकरेंट लिस्ट में क्या होगा आपका, क्रिमिनल मैटर्स। ठीक है। फॉरेन अफेयर, रेडियो और टेलीविज़न ये किस में होंगे, यूनियन लिस्ट में। ये क्यों होंगे यूनियन लिस्ट में, आप एक बार कॉमन सेंस लगाओ कि फॉरेन अफेयर अगर अलग अलग स्टेट अलग अलग तरीके से जानने लग गए, डील करने लग गए, तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ही रेडियो का अगर अलग अलग स्टेट का अलग अलग रेडियो होगा तो स्टेट चेंज होते ही हम कहीं जाने लग गए तो बहुत दिक्कत आने लगेंगी। सेम है टेलीविज़न का, तो इसलिए ये यूनियन लिस्ट के पार्ट होंगे। मैं आपको इतना ज़्यादा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आगे भी होंगे, ये देख लेना आप। कौन सी एंट्री कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, कौन की, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, ये आपका किसका है, ये आपका कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। आप ये याद कर लेना। ये याद करने लायक हैं कुछ चीज़ें जो याद ही करनी पड़ेंगी आपको, और कोई इलाज इनका है नहीं। पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन, ट्रेजर ट्रो, पर पर्सन टैक्स आर सब्जेक्ट ऑफ कौन सी लिस्ट के, स्टेट टैक्स के। तो ट्रेजर ट्रेवल, प्री पर्सन टैक्स, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन तो ऑलरेडी अभी आ चुका है, मैंने जैसे बताया भी था आपको कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एग्जांपल देके, तो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन तो स्टेट लिस्ट में ही होगा आपका। प्री पर्सन टैक्स और ट्रेजर ट्रेवल भी आप याद कर लेना किस में होंगे, स्टेट लिस्ट में। और ये पॉपुलेशन कंट्रोल फैमिली प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा बार आता है, तो इसको तो आप याद करेंगे ही कि किस में है, कंकरेंट लिस्ट में है। Which list an entry of 7th schedule of Indian Constitution is related to election of legislator of state। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप कितना भी इसको याद कर लो, कितना भी आप माथा मार लो, इन एंट्री इतनी ज़्यादा एंट्री हैं, आप देख रहे हो 37 तो इसी में लिखा गया है, इससे ज़्यादा हमने देखी थी कि 98 एंट्री यूनियन लिस्ट में है। ऐसे ही 59 एंट्री स्टेट लिस्ट में और 52 कंकरेंट में। सभी को आप याद करने लग जाओगे तो बाकी सारा जो याद करने लायक चीज़ है वो आप भूल जाओगे, तो ये बहुत कम कॉस्ट इफेक्टिव है। पर जो एक बार एग्जाम में आ गया उसको मत भूलना आप बस। इसमें क्या पूछा गया है, इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट कौन सी लिस्ट में, कौन सी एंट्री में है, 7th शेड्यूल में लिस्ट है। ठीक है। लिस्ट 1 एंट्री 72 डील विद इलेक्शन टू पार्लियामेंट, टू स्टेट लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट एंड टू ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमीशन। लिस्ट 2 एंट्री 37 डील विद इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। तो ये दोनों ऐसे ही हैं, लिस्ट 1 एंट्री 72 और लिस्ट 2 एंट्री 37। तो आप अगर आगे कभी क्वेश्चन आए तो हम गलत नहीं करेंगे इसको, ये हम पढ़ लेते हैं हाथ से। कंकरेंट लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट होगा, पुलिस हमने ऑलरेडी देख लिया किसका है, स्टेट लिस्ट का है। डिफेंस कॉमन सेंस की बात है, किसका होगा बताओ, कॉमन सेंस की बात है किसका होगा, डिफेंस फॉरेन अफेयर्स ये सारा सेंटर का ही होगा। एग्रीकल्चर है, ये भी स्टेट लिस्ट का हिस्सा पार्ट आता है। ये जो मंडी है, मंडी आपने देखा होगा बेचने जाते हैं, वो स्टेट में हर स्टेट में अलग अलग होती हैं। फिलहाल एक मंडी वाली नई पॉलिसी आई है जिसको इकट्ठा करा गया है, वो हम बाद में देख लेंगे। पर जो एजुकेशन है, एजुकेशन वो एक कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, क्योंकि सेंटर के भी स्कूल होते हैं जैसे केंद्रीय विद्यालय, वो इस टाइप के स्कूल, और स्टेट के भी अलग से स्कूल होते हैं जैसे दिल्ली का DSSB, हरियाणा की अपने एस्टेट होते हैं, यूपी के यूपी टेट होते हैं और सेंटर का CTET होता है। तो इससे हम याद कर क्या करेंगे कि एजुकेशन किस में आता है, कंकरेंट लिस्ट में। जहाँ हम समझ के याद कर सकते हैं वहाँ हम समझेंगे, जहाँ पर रट्टा मारने की बात होगी मैं बता दूंगा यहाँ पे आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। जैसे कि ये है, इसमें आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, कोई इलाज है ही नहीं इस चीज़ का। इसमें डिफेंस में कॉमन सेंस है। एग्रीकल्चर मंडी वाले से मैंने बता दिया कि समझ के याद कर लो आप। पुलिस तो मैंने लाइव एग्जांपल दे दिया कि पुलिस वालों की जो वर्दी पर लिखा होता है। और एजुकेशन भी मैंने बता दिया, HTET और CTET का एग्जांपल जब भी आगे सामने कभी आएगा आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमेगी, CTET HTET CTET HTET UP टेट। तो ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। एजुकेशन विच वॉज इनिशियली स्टेट सब्जेक्ट, एजुकेशन क्या थी, स्टेट सब्जेक्ट थी इनिशियली,
ट्रांसफर टू कंकरेंट लिस्ट, इसको ट्रांसफर कर दिया कंकरेंट लिस्ट में। कब करा था ये? 42 अमेंडमेंट एक्ट। 42 अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 4+2 6, 4+2 6। तो 1976 में क्या आया था आपका? 42nd अमेंडमेंट एक्ट आपका आया था, ये आप याद करेंगे। एजुकेशन विच वॉज इनिशियली ए स्टेट सब्जेक्ट वॉज ट्रांसफर टू कंकरेंट लिस्ट बाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया इन्होंने, देख लो। 2008 यूपी लोअर सब का और यूपी पीसीएस मेंस में 2017 में ट्रांसफर सब्जेक्ट किस पे आया था? 47 अमेंडमेंट एक्ट के बाद। विच ऑफ गिवन सब्जेक्ट इज नॉट करेक्टली मैच विद देयर लिस्ट? फॉरेस्ट, फॉरेस्ट किस में है आपका? कंकरेंट लिस्ट में। स्टॉक एक्सचेंज आपका किस में है? बताओ, क्या स्टॉक एक्सचेंज कंकरेंट लिस्ट में हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी चीज़ है कि वो नेशनल लेवल पर ही है। आपने सुना होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, पर जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो सिर्फ बॉम्बे का नहीं है, वो सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है, वो पूरे देश का ही है। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें पूरे भारत के लोग पैसा लगाते हैं, ना सिर्फ एक स्टेट के। तो ये कंकरेंट लिस्ट में ना होके ये आपका किस में होगा? यूनियन लिस्ट में होगा। ऐसे ही पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक, जो पोस्ट बैंक वगैरह है वो किस में होंगे? वो यूनियन लिस्ट में ही होने चाहिए। पब्लिक हेल्थ हमने ऑलरेडी देख लिया था, म्युनिसिपल पार्टी का एग्जाम्पल लेके, ये स्टेट लिस्ट में ही है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। फॉरेस्ट आपका कंकरेंट लिस्ट में है, अभी आप याद कर लोगे। और इसको कैसे याद कर लोगे कि कंकरेंट लिस्ट में क्यों है? क्योंकि स्टेट की अलग से फॉरेस्ट सर्विस होती है, उसका भी अलग से एग्जाम आता है स्टेट के फॉरेस्ट सर्विस का, अभी कभी आप देख लेना। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी है, एक सर्विस है अलग से करके, आईएफएस करके, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो इसलिए दोनों में इस तरीके से आप याद करोगे कि फॉरेस्ट किस में? कंकरेंट लिस्ट में है। स्टॉक एक्सचेंज मैंने बता दिया कि पूरा देश पैसे लगाएगा, तो कंकरेंट लिस्ट में नहीं, यूनियन लिस्ट में होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें बताना है पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, पुलिस किसका? सब स्टेट लिस्ट का हिस्सा थी, तो बी का 1, बी का 1, बी का 1। इन्होंने ऑप्शन ही शायद गलत दे, अच्छा ये जंबल हो रखे हैं ऑप्शन, ठीक है जंबल हो रखे हैं ऑप्शन ये। तो पुलिस हमने देख लिया, मैंने एग्जांपल देख के बताया था कि एमपी पुलिस और हर यूपी पुलिस, हर पुलिस के जो वर्दी पर है अलग अलग स्टेट का नाम होता है। तो बी का तो हो जाएगा आपका 1, हमने ऑलरेडी देख लिया। सेंसस भी ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में हमने देख लिया है कि ये सेंट्रल लिस्ट का है, यूनियन लिस्ट का है, इस पे हिस्सा है। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, ये कंकरेंट लिस्ट में है, ये मैंने बोला था आपको याद करना पड़ेगा। तो सी का 4, सी का 4, ये सी का 4, बी का 1 और ए का 3, ए का 3। अब स्पेस रिसर्च हमें नहीं भी पता थी तो भी हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो रेजिडरी सब्जेक्ट में क्या आपका? स्पेस रिसर्च। और जो रेजिडरी सब्जेक्ट हैं वो किसके अंडर आते हैं? वो आपके सेंटर के अंडर ही आते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव ए बेयरिंग ऑन एजुकेशन? एजुकेशन पर बेयरिंग किस किस का है? आपका डीपीएसपी का बेयरिंग है, क्योंकि आपका जो 43 जो 45 सॉरी जो आपका डीपीएसपी है 45 नंबर आर्टिकल, उसमें एजुकेशन के रिगार्डिंग दिया गया है। 5th शेड्यूल में आपके क्या हैं? ट्राइब्स हैं एटीएम को छोड़ के। और 6th शेड्यूल में आपके एटीएम वाले ट्राइब्स हैं, रूरल और लोकल बॉडीज़, इन्हीं सब का भी बेयरिंग होना चाहिए, क्योंकि जो लोकल बॉडीज़ हैं उससे भी तो 1 2 3 4 5 तो सभी होंगे, क्योंकि जो ट्राइब की जो एजुकेशन है उनको ये दोनों क्या करेंगे? संभाल लेंगे। रूरल और लोकल बॉडीज़ आपने अपने अलग स्कूल चलाती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली में म्यूनसिपल पार्टी के स्कूल खुले हुए हैं, स्टेट में भी खुले होते होंगे मेरे को पता नहीं है, पर दिल्ली में मैंने देखा खुद से। तो इसलिए एजुकेशन पे इनका बेयरिंग, डीपीएसपी मैंने बता दिया 45 नंबर डीपीएसपी एजुकेशन के रिगार्डिंग ही है। और 7th शेड्यूल में भी लिस्ट हैं, उसमें एजुकेशन सब्जेक्ट है। किस चीज़ का? एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद आया था वो। विच ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल में है? ये पर्सन ऑलरेडी रिपीट हो चुका है 2 बार आई इस वाले एग्जाम में, और 2 बार ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं इसको। कब आया था ये? 42nd अमेंडमेंट एक्ट में आया था 1985 में, एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल में। विच शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ? ये फिर से रिपीट है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल रिपीट क्वेश्चन एंटी डिफेक्शन लॉ, 10th शेड्यूल रिपीट क्वेश्चन एंटी डिफेक्शन लॉ।
नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में कौन सा नहीं है? बैंकिंग क्या होगा? बैंकिंग तो होगा, बैंकिंग हमने ऑलरेडी देख भी लिया है। सेंसस भी होगा, इंश्योरेंस भी होगा। गैस आपका हमें नहीं पता होगा या नहीं होगा, पर ये 3 अगर होंगे तो गैस आपका नहीं होगा, ये कंफर्म है। तो डी आपका ऑप्शन हो जाएगा ठीक। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में कौन सा नहीं? डिफेंस, ये प्रीवियस ईयर में देख भी लिया है होगा ही। फॉरेन अफेयर होगा, रेलवे भी होगा, क्योंकि ये सारी ऑल इंडिया सर्विस हैं। आप बस कॉमन सेंस लगाओ। एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, मैंने मंडी का एग्जांपल लेके आपको बताया भी था। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, क्या ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है बट हैव नो लीगल इफेक्ट? नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, ये तो गलती है, बिल्कुल ही पार्ट है, क्योंकि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का। ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ सम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, नहीं, ये भी गलत नहीं है, क्योंकि प्रीएम्बल को सिर्फ डीपीएसपी की तरह है, ये जस्टिकेबल नहीं है। ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट, ये क्वेश्चन भी थोड़ा मतलब घुमाने वाला है, इसको मीडियम हार्ड आप कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कब पार्ट माना था? 1973 को, 73 में प्रीएम्बल को पार्ट माना था, इससे पहले पार्ट नहीं माना था इसको, और 1973 में इसको बेसिक स्ट्रक्चर भी बोला गया है, और ये इनफोर्सेबल नहीं है, ये तो मैंने आपको बताया ही है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट नहीं है? एजुकेशन हमने ऑलरेडी देख लिया, कंकरेंट लिस्ट में है। इलेक्ट्रिसिटी, हर स्टेट के अलग अलग बिजली बोर्ड होते हैं, तो इंक्लूडेड पूछा गया है इसमें, तो ये का ऑप्शन हो जाता है, हो सकता है। बाकी हम देख लेते हैं। फॉरेस्ट तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि कंकरेंट लिस्ट में था, तो इसका ऑप्शन या तो रेलवे होना चाहिए था। रेलवे पुलिस, रेलवे सर्विसेज नहीं है, रेलवे पुलिस है ये। तो जो पुलिस वाली सर्विस हैं आपकी, मैंने ऑलरेडी बता दिया, वो स्टेट लिस्ट में ही आती हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ठीक। विन विच ऑफ फॉलोइंग इन कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायती राज, पंचायती राज अलग स्टेट के अलग अलग होते हैं इंस्टीट्यूशन, अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, आप लक्ष्मीकांत में पढ़ना, और ये क्वेश्चन भी आए गए हैं। तो जो पंचायती राज हैं वो किसमें? स्टेट लिस्ट में आपके आते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इन लिस्ट 3, लिस्ट 3 कौन सी है? कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन से हैं? पुलिस स्टेट लिस्ट में है। पब्लिक ऑर्डर आपका हमने देख लिया, स्टेट लिस्ट में ही था। जो क्रिमिनल प्रोसीजर है ये आपका किस में है? कंकरेंट लिस्ट में, ये पहले भी आ चुका है, मैंने आपको याद भी करवाया था ये कि क्रिमिनल प्रोसीजर कंकरेंट लिस्ट में होगा। क्यों, कैसे याद करोगे आप इसको? कि हाई कोर्ट भी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, तो उससे आप याद करोगे कि कंकरेंट लिस्ट में होगा ये। और प्रिजन्स है, वो प्रिजन आपकी किस में आती हैं? वो आपकी स्टेट लिस्ट में आती हैं। जो पुलिस से रिलेटेड है वो सारा आपका स्टेट लिस्ट में ही आएगा। रेलवे पुलिस होगी, प्रिजन होगी, पब्लिक ऑर्डर भी पुलिस ही देखती है, तो ये सारा किस में आएगा? आपका स्टेट लिस्ट में आएगा, आप ये याद कर लेना। मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, फैमिली प्लानिंग, ये कौन सी एंट्री में है? ये आपकी कंकरेंट लिस्ट में है, ये मैंने बता दिया, ये मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है ये। द राइट ऑफ गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस एंड फीस इज प्रोवाइडेड इन विच ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल, विच लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, विच लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें ये प्रश्न ही गलत है, इसमें पूछा गया है कि कौन से शेड्यूल में है। अगर ये लिस्ट पूछा गया, क्वेश्चन ही मेरे को लग रहा है क्वेश्चन ही गलत है। अगर इसमें कौन सी लिस्ट में पूछा गया है तो इनको ऑप्शन देना चाहिए था, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट वगैरह, या फिर इनको पूछना चाहिए था कौन से शेड्यूल में इनको बताया गया है। तो अगर इनका जिक्र कहाँ किया गया है? ये इनका 7th शेड्यूल में इनका जिक्र किया गया। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज इन स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में क्या है? रेलवे, पुलिस, रिपीटेड क्वेश्चन है। और भी हम देख लेते हैं। सेंसस किस में है? हमने ऑलरेडी देख लिया, सेंसस आपका किस में है? सेंसस आपका सेंट्रल लिस्ट में है। इकोनॉमिक सोशल प्लानिंग, ये भी हमने ऑलरेडी फैमिली प्लानिंग में देख लिया था, किस में है? ये आपका कंकरेंट लिस्ट में है। कॉरपोरेशन टैक्स, ये किस में? आपका सेंट्रल लिस्ट में आएगा। क्यों? जो टैक्सेस वगैरह हैं वो सेंटर ही लगाएगी। लैंड रिफॉर्म किस में आते हैं? आपके स्टेट लिस्ट में आते हैं। ये आपको कैसे याद करोगे? जो फर्स्ट शेड्यूल वाली कहानी है उसमें यही हुआ था कि जिस जिस राज्य में कांग्रेस की मिनिस्ट्री थी 1951
में जब आया था, ये शेड्यूल बना था, जब वो एक्ट पारित हुआ था लैंड रिफॉर्म वाला, तो जिसमें कांग्रेस की मिनिस्ट्री थी, उन्हीं सब में वो लैंड रिफॉर्म एक्ट बहुत जल्दी लागू हो गए थे। तो उससे आप याद करोगे कि लैंड रिफॉर्म किस में आता है, आपका स्टेट लिस्ट में आपका आता है। विच ऑफ फॉलोइंग केसेस रिलेटेड टू जमींदारी सिस्टम, जमींदारी के सिस्टम से कौन कौन से आपके वो जुड़े हुए हैं, वो एक बार हम देख लेते हैं कि कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, रामेश्वर थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, मोतीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेस शुभ गोपाल। ये क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे जो ये लेस इम्पोर्टेंट केसेस हैं, अगर आप लीगल स्टूडेंट नहीं हो तो ये आपको कर पाना बहुत ही मुश्किल था। पर अभी आगे अगर ये आएंगे कभी, तो आप इनको याद कर लो कि आगे से गलत नहीं होने चाहिए। ये सारे केसेस ही रिलेटेड हैं जमींदारी सिस्टम से। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस एडमिशन कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया कौन सा, 5th और 6th मैंने बताया था। 5th में 80 mm वाले और 6th में 5th में विदाउट 80 mm और 6th में 80 mm वाले शेड्यूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5th शेड्यूल। जहाँ पर भी आपका क्या है, शेड्यूल एरिया आ जाए और उसका शेड्यूल पूछ ले, तो वहाँ पर ट्राइबल एरिया वाला शेड्यूल पूछ ले, तो उसमें 5th और 6th आंसर आपको आंख बंद करके लगा देना है। प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 6th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई टू 80 mm, आप याद कर लेना 80 mm। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। मणिपुर इसमें नहीं आता है, ये भी आप याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे कि 80 mm तो मैंने बता दिया 80 mm, और ATM में जहाँ पर ATM था उस ATM में मनी नहीं थी। मनी क्या थी, नहीं थी। मनी मतलब पैसा, तो उस ATM में मनी नहीं थी। इससे आप याद करोगे, ये इसकी ट्रिक है। ATM में मनी नहीं थी तो मणिपुर ATM में नहीं आएगा। और M के 3 ही नाम है बस, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम, तो मिजोरम इसमें आ जाएगा। तो प्रोविजन ऑफ 6th शेड्यूल किस स्टेट में नहीं लगते, किस स्टेट को अप्लीकेबल होते हैं, 80 mm में होते हैं। N भी नहीं है उसमें और ट्रिक में S भी नहीं है, आप ये याद कर लेना। 6th शेड्यूल ट्राइबल एरिया किस किस स्टेट के हैं, 80 mm। 80 mm, तो ये क्वेश्चन देख लो कितनी बार रिपीट हुआ है, 16 में, 19 में, 5 में, तो हर 3 साल में रिपीट हो रहा है ये। 16, 3, 19 और 3, 22 में भी शायद आया हुआ हो। 22 में नहीं, तब 23 में आएगा, आप याद कर लेना, ये क्वेश्चन आएगा। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू स्टेट। अच्छा, ये मतलब आर्टिकल 371A है, ये आपका नागालैंड का है। आर्टिकल 371B है, ये असम का है। ये क्वेश्चन भी कॉस्ट इफेक्टिव उतने हैं नहीं, अगर आपसे याद हो सकते हैं तो आप कर सकते हैं, पर एक बार अगर क्वेश्चन आ गया तो वो आर्टिकल तो आप याद ही कर लेना कि 371A है, ये किसका आर्टिकल है, ये आपका नागालैंड का है। 370B किसका है, असम का है। 370C आपका किसका है, 370D आपका आंध्र प्रदेश का है। और 370C किसका है, आपका मणिपुर का है, मेघालय का नहीं है। आप इसको याद कर लेना ऐसे करके। इसकी ट्रिक भी है, मैं आपको बाद में बता दूंगा जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे। द प्रोविजन ऑफ 5th and 6th शेड्यूल इन कॉन्स्टिट्यूशन आर मेड टू, 5th और 6th मैंने बता दिया था ट्राइब के लिए हैं, तो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं। और ट्राइब कौन कौन से, 5th में ATM को छोड़ के और 6th में ATM वाले। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस हैज़ बिन गिवन टू पंचायत राज अंडर आर्टिकल 243, आर्टिकल में पार्ट 9 में 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जो आया था उसमें ऐड कर दिया गया था। तो आप ये आर्टिकल याद कर लेना, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको तो भूलना ही नहीं है आपको। 11th शेड्यूल किस किस का है, 11th और 12th लास्ट के 2 ही शेड्यूल हैं। 11th शेड्यूल में आपका पंचायत होंगे और 12th शेड्यूल में आपके म्यूनसिपालिटी, आप ये याद कर लेना। The provision that no bill imposing tax can be introduced in legislature except on recommendation of president is covered in Indian Constitution under article, ये आर्टिकल 117 कहता है। 117 क्या है, आपका मनी बिल का आर्टिकल है। इसके भी 117 के भी 2 पार्ट हैं, 1171 और 1173। तो जो आर्टिकल 117 है, मनी बिल है, वो ये कहता है, जो ये लाइन है कि कोई भी बिल टैक्स वगैरह को इंट्रोड्यूस प्रेसिडेंट की एसेंट के बगैर नहीं हो सकता, वो आर्टिकल 117 कहता है। 117 का कौन सा है, मनी बिल के लिए जो आर्टिकल, मनी बिल नहीं, फाइनेंशियल बिल के लिए जो आर्टिकल है वो 117 है।
स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग टू फाइनेंशियल बिल गिवन इन, ये फाइनेंशियल बिल का फिर से क्वेश्चन रिपीट है, 117 आर्टिकल है 2013-2010। विच वन ऑफ फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ऑल इंडिया सर्विस, 312 आर्टिकल है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका। तो ऑल इंडिया सर्विस 312 नंबर आर्टिकल में है। विच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स इंस्टीट्यूशन एंड आर्टिकल इज प्रॉपरली मैच, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपका प्रॉपरली मैच पूछा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट 318 आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का आपका नहीं है। इलेक्शन कमीशन का 324 आर्टिकल है, ये आपका ठीक है। यूपीएससी का 332 आर्टिकल नहीं है, 324 से लेके 329 तक इसमें जो आर्टिकल हैं 312 से आर्टिकल वो आपके आते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज वाले। अटर्नी जनरल का आपका जो आर्टिकल है इलेक्शन कमीशन आपका 324 में ही आता है। तो सॉरी, इसमें क्या पूछा गया था, इसमें करेक्ट पूछा गया था, मेरे ध्यान नहीं रहा, सॉरी। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124 में दिया गया है। जो आर्टिकल 351 है वो डायरेक्टिव है हिंदी लैंग्वेज के लिए। आर्टिकल 315 अटर्नी जनरल का है, और इसमें ही ऐसे ही यूपीएससी 315 नंबर आर्टिकल में दिया गया है। 315 से 323 का है इसका। 324 में इलेक्शन कमीशन, 315 से लेके 323 तक तो आपका जो यूपीएससी वाला दिया गया है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वाला। 324 आपका इलेक्शन कमीशन है। अटर्नी जनरल का आपका 76 नंबर आर्टिकल है। ऐसे ही अटर्नी जनरल ऑफ स्टेट है, उसका 165 नंबर आर्टिकल है। ये भी आप याद कर लेना, अगर अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पूछा है तो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में अटर्नी जनरल ऑफ स्टेट भी वो पूछ लेगा। ये आपके डीपीएसपी हैं, तो आर्टिकल 31A फ्री एंड क्या पूछा गया, करेक्टली मैच नहीं है वो पूछा गया है। तो 31A आपका फ्री एंड जस्टिस फ्री इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड है, ये आर्टिकल यही है। ये डीपीएसपी भी आप कैसे याद करने हैं वो भी मैं आपको जब पॉलिटिक क्लास लूँगा तब मैं आपको बता दूंगा, पर अभी तो आप सिर्फ जो एग्ज़ाम में आए हैं उनको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 40 किसका है, विलेज पंचायत के लिए है। ये तीन जो डीपीएसपी हैं वो 3 भागों में बांटे गए हैं, गांधीयन, सोशलिस्टिक और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल बेस पर 3 भागों में बांटे गए हैं। तो ये आपका गांधीयन प्रिंसिपल पर है, ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पर है। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस पर आजकल बवाल चल रहा है वो आर्टिकल 44 ही है। आर्टिकल 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव का नहीं है। आर्टिकल 50 प्रोवाइड करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, और आर्टिकल 45 एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए प्रोवाइड किया गया है। विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 40 में, तो इसमें तो कोई आर्टिकल 40 दिया ही नहीं गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बी का 44, बी का 1, बी का 1, बी का 1 भी इसमें किसी में भी नहीं है। तो ये तो इसका नन ऑफ द अबव ये ऑप्शन होना चाहिए। देख लेते हैं, ई है इसका, क्योंकि विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में, यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका 44, एनिमल हस्बेंड्री 48, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव 50 और प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस आर्टिकल 51। ये देख लो, क्वेश्चन रिपीटेड है, बिल्कुल डिट्टो है। अब ये आर्टिकल हम देख लेते हैं कि जो आर्टिकल 61 है ये आपके इम्पीचमेंट का है। किसका, प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट होती है, आप याद करने ना, वाइस प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट नहीं होती है, उसको राज्यसभा के इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ हटाया जा सकता है। जो आर्टिकल 67B है वो रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है। इसमें आप ध्यान रखना कि रिमूवल का लिखा गया है, ना कि इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट सिर्फ किसकी होती है, आपकी प्रेसिडेंट की होती है, और वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है। 94 रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा है, और 90 है रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन राज्यसभा का कौन होता है, वो आपका वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। तो उसका आर्टिकल क्या है, 67B, ये आप याद कर लेना। आर्टिकल 124 ये पहले भी आया है, आप याद करो किस में आया था। आर्टिकल 5 भी पहले आ चुका है, 352 भी आ चुका है पहले। तो आर्टिकल 5 सिटीजनशिप के लिए है। 124 अभी क्वेश्चन जस्ट हमने किया था सुप्रीम कोर्ट का। आर्टिकल 245 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स एंड लेजिस्लेचर, ये भी आ चुका है। आर्टिकल 352
प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है। इमरजेंसी भी 3 टाइप की होती है, 352, 355 और 365। आर्टिकल 14 ये आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 36 आर्टिकल 36 डीपीएसपी से रिलेटेड है, क्योंकि जो लास्ट आपका फंडामेंटल राइट है वो 35 है और उसके बाद आपके डीपीएसपी स्टार्ट हो जाते हैं 36 से। 36 क्या है? 36 में डेफिनेशन दी गई है किसकी? स्टेट की। ऐसे ही जो आर्टिकल 12 है उसमें डेफिनेशन किसकी दी गई है? स्टेट की। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है कि इसमें क्या बताया गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी प्रेसिडेंट को असिस्ट करने के लिए। आर्टिकल 368 किसके लिए है? आपका अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है। एडमिट न्यू स्टेट के लिए कौन सा आर्टिकल है? सेकंड आर्टिकल है। एक से लेकर स्टेट के जितने प्रश्न आए उसको 1 से 4 आर्टिकल में ही आपको देना है। राइट टू इक्वलिटी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी आया है, अभी जस्ट हमने ऊपर देखा। आर्टिकल 14 है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ये भी एक फंडामेंटल राइट है, 22 नंबर वाला। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू असेंट द बिल इसका कौन सा आर्टिकल है? 112। और गवर्नर को असेंट करने का कौन सा आर्टिकल है? उसका है 201 आर्टिकल है। ऐसे ही पूछा गया आर्टिकल 54, 75। जो 74 हमने ऑलरेडी देखा था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड था, तो 75 भी इसके आसपास ही है, तो ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड ही होना चाहिए। तो 75 का बी का टू, तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो ही गए। आर्टिकल 164 भी हमने याद करो, मैंने आपको बताया था 52 आपका प्रेसिडेंट का है, तो 54 आपका प्रेसिडेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो ए का 1 और बी का 2, तो ये आपका ऑप्शन इनमें से एक होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन है ए ठीक। जैसे कि मैंने बताया था, सी का आपका 3 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। 155 आपका किसका है? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर का है। और जो आर्टिकल 164 है वो किसके रिलेटेड है? अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट्स। इसको भी एक ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके यूनियन के आर्टिकल होंगे, जैसे ये 75 है, उसमें से आप 1 माइनस कर देना और 6 लगा देना, वही सेम आर्टिकल आपका स्टेट का होगा। कैसे? आर्टिकल 75 किसका है? आर्टिकल 75 किसका? अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। तो आर्टिकल 1 माइनस करके 4, 74 और 7 की जगह 6, तो 164 किसका होगा? अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ऐसे ही 74 हमने देखा था, वो किसका आर्टिकल था? वो था आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, किसमें? सेंटर में। तो 163 किसका आर्टिकल हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। यही है सेम आपका जब अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल कौन सा था? 79। तो 168 किसका हो जाएगा? इसका हो जाएगा। आप ये याद कर लेना। समय बहुत हो गया है, प्रश्न भी बहुत बचे हैं, ये हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। होपफुली यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया आपको याद हुआ होगा। अगर कुछ मेरे से गलती हुई हो या कुछ मेरे को इम्प्रूवमेंट करना हो, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।